अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के अंदर क्या बातें कही गई हैं। तो बिफोर डूइंग AS1 उसके अंदर क्या बात कही गई है आपसे। AS1 कहता है कि भैया किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाने से पहले कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस फॉर अकाउंटिंग। याद रखनी है बच्चों, आपको 3 अजम्पशंस होती हैं और इन 3 को ब्रॉडली आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। वो जो 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं उन 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन में पहली होती है गोइंग कंसर्न, दूसरी होती है अक्रूवल एंड तीसरा होता है कंसिस्टेंसी। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसमें एक सेट में एक ऑप्शन में ये तीनों आपको दे रखे होंगे, एक में कुछ मटीरियलिटी डाल देगा, प्रूडेंस डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, लेकिन ये तीनों नहीं मिलेंगे। तो जहां ये तीनों मिलेंगे वो आपका आंसर होगा। इसमें भी बच्चों अगर आप मेरे से पूछो तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक बार कोई भी बिजनेस शुरू होता है ना, तो वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड या इनडेफिनिट समय के लिए, मतलब एक बार कोई भी बिजनेस शुरू करता है वो सोचता है कि भाई मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहे और इस बिजनेस में मैं हमेशा प्रॉफिट कमाता रहूं। कभी भी बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। लाइक कोई बंदा बिजनेस खोल रहा है और ये सोचता है कि हे भगवान मुझे लॉस हो जाए, बर्बाद हो जाऊं बस अगले साल में। क्या कोई इस इंटेंशन से कभी बिजनेस खोलता है? कभी नहीं खोलता। सो प्रॉफिट एंड बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की, बड़ा करने की इंटेंशन होती है एंड कभी भी बिजनेस के ऑपरेशंस को करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। एंड याद रखना है बच्चों आपको कि गोइंग कंसर्न का एक एक्सेप्शन होता है। एक ऐसा बिजनेस जो खुलता ही है बंद होने के लिए, वो कौन सा बिजनेस होता है? उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर आप पढ़ेंगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा जब हम करेंगे कि भाई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं। जैसे ही पर्पस पूरा होता है वो जॉइंट वेंचर बिजनेस अपने आप खत्म हो जाता है। उसके अलावा कोई भी बिजनेस, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस बिजनेस को कभी खत्म करने के इंटेंशंस नहीं रखते। नेक्स्ट आता है बच्चों अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को करने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, ये कहानी किसी शेर की नहीं है, चींटी और हाथी की भी नहीं है। ये कहानी है आपके समय की और मेरे समय की। एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन है। फिर से किसी का ऑडियो ऑन हो गया। नेहा कुमारी सुनो बात हमारी, डोंट बी अत्याचारी। गुड। ठीक है बच्चों, एक आ गया हमारे पास अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का जस्ट मैं अगर बोलूं तो एक बच्चों हमारे पास ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता था जिसको हम बोलते थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब आप ये डिफरेंस करोगे आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता था कि भैया किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना जब भी एक्चुअल में आपको पैसे रिसीव हो जाएं या फिर आप पेमेंट कर दो। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है भाई, मान ली इसकी बात नहीं करेंगे। अक्रूवल कहता है कि भैया रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन अकर्स। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तभी उसको रिकॉर्ड कर लो। और आगे एक और बात कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट। आपने पे किया या नहीं किया इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शन करी तो हम उसको एट द सेम टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये तो हुई पहली बात। अब बच्चों कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ने बोला कि भैया जब रिसिप्ट होगी और पेमेंट होगी हम सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे। एंड यहाँ पे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं। 2 टाइप में से पहला होता है
क्योंकि जब भी आप रिसिप्ट या पेमेंट करोगे तो कैश में करोगे, आपको कैश अकाउंट बनाना होता था। एंड इस आप जो दूसरे टाइप के अकाउंट बनाते हो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्योंकि कैश जब भी मिलेगा या दोगे किसी इंसान को ही दोगे, किसी पार्टी को ही दोगे, तो पर्सनल अकाउंट। वेयर हम अक्रूवल बेसिस कहते हैं तो ये कहता है कि भैया ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, वेदर दे आर रियल अकाउंट, वेदर दे आर पर्सनल अकाउंट, और वेदर दे आर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे जब हमने देखा कि भाई कैश और पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अक्रूवल बेसिस हर टाइप का अकाउंट बना रहा है, तो अक्रूवल बेसिस में जितना डाटा बना वो सारा का सारा डाटा या फिर जो भी अकाउंट्स थे, सारे के सारे अकाउंट्स कैसे बने? प्रॉपर बने, कंप्लीट बने। एंड कंप्लीट होने की वजह से ऐसे डाटा रिलायबल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो सिंगल एंट्री है ना बच्चों, आप देखना अपने कंटेंट्स में सिंगल एंट्री के साथ ये भी कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एंड क्योंकि सिंगल एंड इनकम्प्लीट है तो इस टाइप के रिकॉर्ड हमारे लिए अनरिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट होते नहीं है तो विश्वसनीय नहीं होते। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, जहां कहता है कि भैया हर एंट्री का, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एंड ये तो एक एक बच्चे को पता है कि सर एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। वेयर एज अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो वहां पे सिंगल एस्पेक्ट या सिंगल एंट्री सिस्टम इसको बोला जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सवाल ये कि सर हम इसे सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं, बट उससे पहले मेरा क्रॉस क्वेश्चन कि बेटा डुअल एस्पेक्ट में आप हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट लेते हो? आप कहोगे सर दो इफेक्ट लेते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने इफेक्ट लेते हो? तो आप बोलोगे सर क्योंकि सिंगल एंट्री है। अब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ कितने इफेक्ट आएंगे? यहाँ सिंगल इफेक्ट आएगा। ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने इफेक्ट लिए जाते हैं ट्रांजैक्शन के? जीरो, सिंगल, डबल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। किसी भी ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट भी लिया जाता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट भी लिए जाते हैं, और किसी ट्रांजैक्शन के नील इफेक्ट्स भी लिए जाते हैं। तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। ये बात आपको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। लाइक एग्जांपल नंबर 1, मैंने आपसे कहा बच्चों आपने राम को पेमेंट करी या राम ने आपको पे किया, राम पेड टू यू। को पे किया तो आप क्या जर्नल एंट्री मारोगे? आप कहोगे सर हमने रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, और राम ने पे किया, क्रेडिट द गिवर, कैश टू राम। क्या ये एंट्री मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कैश टू राम? तो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं तो एक तो मैं कैश अकाउंट बनाता हूं, तो देखो कैश अकाउंट बन रहा है, और दूसरा जो अकाउंट होता है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। एंड राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। पूरी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। दूसरा, मैंने कहा बच्चों आप एक एसेट परचेज करके लाए, आपने मशीनरी परचेज कर, डबल एंट्री मारो। आपने कहा सर ये तो डुअल कॉन्सेप्ट है, हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश और क्रेडिटर। अगर उधारी पे लाए तो क्रेडिटर, पैसों में लाए तो कैश। अब यहां जब मैं रिकॉर्डिंग करने पे आया तो मैंने क्या देखा कि भैया मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूं तो कैसे? मशीनरी को मैं डेबिट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं या फिर पर्सनल। अब मशीनरी ना ही तो कैश अकाउंट है ना ही पर्सनल अकाउंट है, लेकिन टू कैश या क्रेडिटर, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट तो ले लिया गया लेकिन डेबिट इफेक्ट नहीं लिया गया। और यही तो बात कही थी कि किसी भी एंट्री का सिंगल इफेक्ट भी हो सकता है, डबल इफेक्ट भी हो सकता है, और नील इफेक्ट भी। अब आपने देखा पहली एंट्री पेड टू राम परचेज्ड, सिंगल इफेक्ट। अब देखो नील इफेक्ट। मैं आपसे कहता हूं बच्चों आपने जो मशीनरी खरीदी थी उस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
क्या ये एंट्री मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? मैं पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन हो जाता है नॉमिनल अकाउंट एंड मशीनरी हो जाता है री, एंड हम या तो कैश अकाउंट की ही बात करेंगे या फिर पर्सनल अकाउंट की। एंड एक नॉमिनल है एक रियल है, तो क्या हो गया? नील इफेक्ट। तो देखा बच्चों आपने, जब भी सिंगल एंट्री की हम बात करते हैं तो किसी भी ट्रांजेक्शन के सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट या नील इफेक्ट होते हैं। एंड इसी के साथ साथ मेरा ये पॉइंट क्लियर होता है कि व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो क्या लिखा हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, that it records each and every transaction as and when transaction occurs irrespective of actual payment and receipt. ठीक है, it records all types of accounts maintained are proper, complete and hence they are reliable, and it follows dual aspect principle. ठीक है, फिर एग्जांपल दे दिए। साथ साथ आपने कैश बेसिस अकाउंटिंग भी पढ़ लिया, उसके साथ साथ सिंगल एंट्री क्या होता है ये भी पढ़ लिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया। तो ये सब एक ही है, कैश बेसिस अकाउंटिंग इक्वल्स टू सिंगल एंट्री इक्वल्स टू कंप्लीट रिकॉर्ड्स। आई होप बच्चों ये बात आप याद रखोगे या हमने इस बात को, वैसे ये बिना कराए भी मैं आपको यहाँ पे बोल सकता था जो मैं अब बोल रहा हूँ। अक्रूवल मीन्स कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सिंपली रिकॉर्ड कर देना एज एंड व्हेन दे अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल पेमेंट एंड रिसिप्ट। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि भाई जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस, अपार्ट फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, मेथड्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, जो भी अकाउंटिंग के लिए फॉलो कर रहे हो ना, हमेशा इन सारी चीजों को कंसिस्टेंट रखें। ईयर बाय ईयर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, सो दैट अगर हर मेथड हर प्रिंसिपल हमेशा एक जैसा होगा, आपका जो भी आउटपुट आएगा एनुअल आउटपुट को बोल के मैं बोलता हूं जो भी अकाउंटिंग रिजल्ट्स होंगे, ये रिजल्ट्स हमेशा कंपेरेबल बने रहेंगे। कहा जाता है बच्चों कभी भी किन्हीं दो चीजों को अगर आपको कंपेयर करना है तो हमेशा उनके जो बेसिस हैं वो सेम होने चाहिए। अगर बेसिस सेम नहीं होंगे तो वो कभी भी कंपेरेबल नहीं बनेंगे। सो कंपेयर बनेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों, एक एक मैं हूं, आप कहते हो कि सर हम तो पिछले 5 साल से हमेशा 10% एसएलएम यूज करते हैं। मैं कहता हूं वेरी गुड बच्चों, आप कितने कंसिस्टेंट हो, हमेशा 10% एसएलएम यूज करते हो। तो जब आप 5 साल बाद डाटा उठाते हो ना, तो 5 साल जो मशीनरी का डाटा होगा, जो डेप्रिसिएशन का डाटा होगा, वो कंपेरेबल होगा। लेकिन ये तो आपका तरीका। अब मैं कहता हूं मैं कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, क्योंकि बच्चों मेरे अंदर एटीट्यूड, मैं हूं क्वालिफाइड सीएम में। अब एटीट्यूड होने, मैं कहता हूं कि भैया पहले तो मैं 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा डब्ल्यूडीबी से फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं 24% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एसएलएम से। तीसरे साल मेरा फिर से हृदय परिवर्तन हो गया और अब मैं 1% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। चौथे साल मेरा फिर से हृदय परिवर्तन हो गया, 90% ऑफ डब्ल्यूडीबी चार्ज करूंगा। अब पहला सवाल ये कि क्या मैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को या डेप्रिसिएशन को चेंज कर सकता हूं, उसके रेट को या मेथड को? तो यस आई कैन चेंज। अब आप बोलोगे सर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं जो कि कहता है कंसिस्टेंट रखना है। तो याद रखना बच्चों, व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। किसी का ऑडियो ऑन हो गया? ओके, वाह एलेक्स ऐसे पढ़ रहा है तो ठीक है। सो हो तो भी सही, ना हो तो भी सही, करता रहता हूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे पास जो भी फिगर्स आएंगे, मेरे पास जो भी अमाउंट आएंगे वो कंपेरेबल, ठीक है। सो डाटा जो भी बनेगा वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स।
यस बच्चों, तो ये हो गए हमारे पास 3 अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दीज अकाउंटिंग अजम्पशन, सो आपने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में सबसे पहली चीज पढ़ी आपने अकाउंटिंग अजम्पशंस। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, फैक्टर्स गवर्निंग selection and application of policies, अकाउंटिंग पॉलिसीज। बच्चों मैं एपी जब भी लिखूंगा आप इसे आंध्र प्रदेश नहीं समझेंगे, अनुराग पांडे भी नहीं समझेंगे, आप इसे अकाउंटिंग पॉलिसी समझेंगे। ठीक है। सो फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसमें जो पहला है पॉइंट है हमारे पास वो है मटीरियलिटी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रूडेंस। तीसरा पॉइंट है हमारे पास सब्सटेंस इन फॉर्म। अच्छा बच्चों मैं समझ सकता हूँ कि क्लास शायद थोड़ी सी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन सिर्फ एक ही क्लास है जो बोरिंग होगी, क्योंकि हम प्योरली थ्योरी कर रहे हैं, तो थ्योरी हो रही है तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। चलिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट करते हैं। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट से बच्चों जो आप समझते हो ये बिल्कुल भी वो नहीं है। मटीरियलिटी से काफी सारे बच्चे तो सीधा मटीरियल को लिंक कर देते हैं, तो इस मटीरियलिटी का मतलब वो मटीरियल बिल्कुल भी नहीं है। इस मटीरियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज की बहुत केयर करके रखनी होती है, ऐसे हम बोलते हैं मटेरियल आइटम्स। किसी का स्पीकर फिर ऑन हो गया, प्लीज ऑफ कर लो। ओके, यस बच्चों, मटीरियलिटी मींस वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मटेरियल आइटम होते हैं उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, ऐसा मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर यही होगा कि डिस्क्लोज द मटेरियल आइटम, तो बेटा गलत बात। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में तो अगर 2 रुपए की चाय भी किसी को पिलाई है वो भी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर या पेटी एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो जब 2 रुपए की चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो मटेरियल को तो रिकॉर्ड करोगे ही, डिस्क्लोज करोगे ही। तो मटीरियलिटी के साथ ये पॉइंट नहीं आता कि मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज। तो मटेरियल आइटम सबसे पहले होता क्या है? तो मटेरियल आइटम कहता है कोई भी ऐसा आइटम जिसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। अगर कोई भी चीज आपके बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट दे सकती है तो वो मटेरियल आइटम होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लो कि हमारे घर में जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी घर में मम्मी की तबीयत खराब है तो हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। सो दैट मीन्स मदर इज मटीरियल टू अस। यहाँ मटीरियल सामान नहीं है, ठीक है। यहाँ मटीरियल मीन्स इंपॉर्टेंट है कि दैट मदर इज इंपॉर्टेंट टू अस। अगर मम्मी की हेल्थ को कुछ होगा तो क्या होगा? हमारे बिजनेस पे, नॉट हमारे बिजनेस पे, हमारे डेली रूटीन पे एडवर्स इफेक्ट आएंगे। सिमिलरली एक बिजनेस के पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो इस नेचर के हों कि अगर उन एसेट के साथ कुछ भी हुआ तो वो बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट दे दे। तो ऐसे एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं कि भैया दे आर मटीरियल इन नेचर। अब मटीरियल इन नेचर एसेट है तो डिस्क्लोज तो अपने आप हो जाता है। एसेट डिस्क्लोज बैलेंस शीट में डालते हैं, डिस्क्लोज तो हो ही गया। लेकिन कहता है कि भैया ऐसे चीजों की स्पेशल केयर करके रखो, चाहे आप फिजिकली उसको बोलो, अगर फिजिकली नहीं हो सकता तो फिजिकली भी एंड प्लस अकाउंट में भी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मेरा टोटल बिजनेस का टर्नओवर 10,000 रुपए है और मेरे पास एक मशीन रखी हुई है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये है बिजनेस 1, ये मेरा बिजनेस, ये आपका बिजनेस, ठीक है। मेरे बिजनेस की टर्नओवर 10,000 रुपए, ठीक है, टर्नओवर बोले तो सेल्स। और मेरे बिजनेस के पास एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 9,000 रुपए। अब इन फिगर्स को आपको लिंक करके पता चल रहा होगा कि भैया अगर सर की इस मशीन में जर्नल एंट्री में गलत हो जाए ना, मतलब एंट्री करते समय अगर मैं इसमें एक जीरो कम या ज्यादा कर दूं तो मेरी पूरी बैलेंस शीट हिल जाएगी। और बैलेंस शीट में एसेट आता है और डेप्रिसिएशन आता है पी एंड एल में। दैट मीन्स मेरा बैलेंस शीट भी हिल जाएगा और मेरा पी एंड एल भी हिल जाएगा अगर इस 9,000 में एक भी जीरो ऊपर नीचे हो। सो दैट मीन्स अगर इंपॉर्टेंट आइटम था उसकी केयर नहीं करी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत कर दी तो बस पूरे बिजनेस के जो भी अकाउंट्स है वो हिल जाएंगे बुरी तरीके से, एडवर्सली। सिमिलरली अगर इस मशीनरी में आग लग जाए
ठीक है, ये लो बच्चों, ये मैंने, मान लो कि ये आग है, आग लग गई और स्वाहा हो गया मेरा मशीनरी। तो स्वाहा होने के बाद क्या मैं अपने बिजनेस में आगे सरवाइव कर पाऊंगा? तो ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस का सबसे मेन एसेट शायद यही मशीनरी था, और इसके बाद मेरे को सर्वाइवल करने के लिए एक मेजर पार्ट ऑफ टाइम की जरूरत पड़ेगी। कृपया अपना स्पीकर बंद कर लें जिसका भी ऑन है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने बात कही कि भाई एक बिजनेस के लिए एक चीज मटेरियल है, ये पता चलता है उसकी वैल्यू से। अगर उसकी वैल्यू उसके टर्नओवर या टोटल के कंपैरिजन में बहुत हैवी है तो वो मटेरियल होगा। वहीं यही एक मशीन, मान लो आपके पास भी बच्चों ये सेम टू सेम मशीनरी 9,000 की आपके पास भी है, लेकिन आप लोग अमीर, मेरी सेल 10,000 रुपए थी और आपकी सेल है 10,000 करोड़ रुपए। अब आप इस मशीनरी की अकाउंटिंग करते समय एक जीरो आगे पीछे कर दो, क्या आपकी बुक्स डिसबैलेंस होगी? ऑफ कोर्स होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगी जिस लेवल पे मेरी हुई थी। एंड आपके लिए अगर इस मशीन का कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, क्या आपको फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन बहुत माइनर। मेरे को बहुत हैवी हुआ था। तो याद रखना है आपको कि जो भी चीज बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट देती है वो मटेरियल होती है, एंड जरूरी नहीं है कि दो बिजनेस के लिए एक ही चीज एट द सेम टाइम मटेरियल हो। दैट डिपेंड्स कि वो चीज कितनी हैवीली वेट करती है। सो मेरा बिजनेस 10,000 का था और 9,000 की मेरी मशीन थी। आपका बिजनेस 10,000 करोड़ का है, आपके लिए मशीन 9,000 की है, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क ज्यादा पड़ता है तभी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है। लाइक अपनी मम्मी अगर बीमार हुई तो ठीक है, अब मान लो आपके घर से 10 घर छोड़ के किसी और की मम्मी बीमार हो गई, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, शायद आप हालचाल पूछो, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम प्रूडेंस पे। अगर आपको स्क्रीन नहीं भी दिख तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। भाई एलेक्सा या बहन एलेक्सा, म्यूट हो जाओ भाई। अब देखो वहां मेरा फोन कह रहा है योर कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट सिग्नल टू, वो मेरी एलेक्सा चालू हो गई। बेटा तू चुप रहे। हाँ, नाउ प्रूडेंस प्रिंसिपल। सो प्रूडेंस का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, जैसे आप लोग कौन? समझदार। समझदार व्यक्ति बच्चों, यहाँ पे समझदार उसको नहीं कहते जिनका दिमाग तेज चलता है, यहाँ समझदार उस व्यक्ति को कहते हैं पैसे के हिसाब से समझदार होता है, जिसको हम आमतौर पे कंजूस या फिर बनिया भी बोल देते हैं। ओके, ये एलेक्सा जो भी है बार बार म्यूट कर रहा है, ऑन कर रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, तो कृपया आगे करें। ठीक है। सो प्रूडेंट मतलब होता है बच्चों समझदार व्यक्ति। समझदार किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पैसे के। सो पैसे के समझदार होता है उसको हम कंजूस भी कह सकते हैं। तो याद रखना, प्रूडेंट समझदार व्यक्ति वो जो आने वाले लॉसेस के बारे में सोचे, इन लॉसेस को या तो टरका दे बोले तो इन लॉसेस को कवर अप कर दे और लॉस होने से बचा दे, या फिर इन लॉस को मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिनिमाइज लिखता हूं, मिटिगेट थोड़ा भारी वर्ड हो जाएगा, उसको मिनिमाइज कर दे। और मिनिमाइज भी नहीं कर सकता तो पहले से ही लॉस के लिए तैयार हो जाए, प्रोविजन या उसके अगेंस्ट क्रिएट करके। ठीक है। सो प्रूडेंट पर्सन कौन होता है? जो पहले से सोचता है, उनको कवर अप करने की सोचता है, उनको कम करने की सोचता है, या फिर प्रोविजन बनाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि भाई तुमने पिछले महीने मेरे से 1,000 रुपए लिए थे, तो लाओ 1,000 रुपए दे दो। आप कहोगे सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ चलो ऐसा करो, 200 रुपए दे दो और फुल सेटलमेंट कर लो। अब आप, नॉट आप, कोई डेटर होता है तो डेटर सोचता है कि यार अगर 200 रुपए दे दिए और फुल सेटलमेंट हो गई तो बंदे के पास मेरे अगेंस्ट कोई लीगल राइट तो रहेगा नहीं, और जब लीगल राइट ही नहीं रहेगा तो मेरे अगेंस्ट कोई केस कर नहीं सकता कि भाई मुझे कम पैसे दिए। तो चलो 1,000 की जगह 200 रुपए में मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ। वहीं अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पहले सामने वाली पार्टी मुझे 1,000 रुपए देने से मना कर रही थी, बट बाद में उसने 200 रुपए मुझे दे दिए। और बोला जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था, अब वो लॉस आपने मिनिमाइज करके 8,000 का कर दिया। और इसी रीजन से बच्चों, कोई भी बिजनेस हो जब वो सेल करता है तो मान लेता है कि भाई कम से कम 5% लोग तो ऐसे होंगे जो पैसे नहीं देंगे।
इसीलिए आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट्स वहां पे बना के चलोगे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं और ये हर बिजनेस का ट्रेंड होता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देते हैं, किसी किसी बिजनेस में तो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ओके बच्चों। ओह देखो, वही है ना, अब मेरे अब तुम भी कहोगे सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं, सब्सटेंस इन फॉर्म तो हम कभी नहीं पढ़ रहे, कहीं नहीं पढ़ रहे, बुक में लिखा ही नहीं है बच्चों, इट्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब सब्सटेंस मतलब जो चीज है ना उसको देखा जाता है, उसकी फॉर्म को नहीं देखा जाता। अब ये बच्चों आपने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बचपन से, जब आप छोटे छोटे थे, जब आपके दूध के दांत थे अकाउंटिंग में, उस टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब आप बड़े हो चुके हो और सब्सटेंस इन फॉर्म आपने शायद आज ही देखा होगा, या कोई बच्चा पहले से पढ़ रहा है तो उसने पहले देखा होगा। यस, इट्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लिए वो बच्चे जिसने इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, तो वहां पे भी ऐसी चीज पढ़ी है, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं पढ़ी। ये कहता है कि भाई कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो या कुछ भी करते हो, डजंट मैटर, हर उस चीज के दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। एक होता है लीगल इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है इकोनॉमिक इफेक्ट। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हो तो किसी भी चीज इफेक्ट क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है उसके इकोनॉमिक इफेक्ट से। कैसे फर्क पड़ता है? यही रीजन होता है बच्चों, आप में हम हायर परचेज करेंगे। हायर परचेज जब भी हम पढ़ेंगे तो हायर परचेज हम पढ़ेंगे कि भाई दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है हायर परचेजर, एक व्यक्ति होता है हायर वेंडर। हायर वेंडर होता है ओनर ऑफ द एसेट, और ओनर ऑफ द एसेट अपना एसेट यूज दे देता है हायर परचेज को। क्या दे दिया? अपना एसेट। और बोलता है कि भाई तू एसेट को यूज कर एंड बदले में मुझे क्या पे करता रहे? इंस्टॉलमेंट। एंड जिस दिन तू मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दे वो एसेट तेरा। तो हायर परचेज ने एसेट लिया अगर हायर परचेज सिस्टम के अंडर, तो क्या ओनरशिप हायर परचेजर की है? सो आंसर इज नो। भाई जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तब तक ओनर कौन? ओनर हायर वेंडर। लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात आती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है अपनी बुक में। क्यों चार्ज करता है डेप्रिसिएशन अपनी बुक में? क्योंकि वो इकोनॉमिक इफेक्ट ले रहा है, या इकोनॉमिक यूज उस एसेट का कौन कर रहा है? हायर परचेजर। सेम टू सेम बच्चों, आप सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन जब पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट में, वहां पे आप ये बात पढ़ोगे कि एसेट अगर बिजनेस यूज कर रहा है तो बिजनेस उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। डजंट मैटर वो उसका ओन्ड एसेट हो या ना हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एसेट बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो तो उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। That means taking the economic effect of any transaction and ignoring the legal effect। कि भाई एक्चुअल ओनर कौन है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क किससे पड़ता है कि उस पर्टिकुलर चीज को यूज कौन कर रहा है। ठीक है। यस बच्चों, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी डन हो गया जो था फैक्टर्स गवर्निंग, फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नाउ AS1 की नेक्स्ट चीज, ये बहुत सिंपल है बच्चों। ये कहता है जो AS1 का नाम है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये पॉइंट कहता है बच्चों सबसे पहले कि आपको सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है। ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज should be disclosed. Second, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो कहता है पहले तो आप सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है तो आप वो चेंज को सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे कि भाई इस बार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने SLM से WDV कर दिया, या फिर इस बार हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया।
ठीक है। सो जब भी आप कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना होगा। एंड थर्ड, चेंज इन अमाउंट ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कि भैया आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अगर की है तो उसकी वजह से ना कुछ अमाउंट चेंज हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेट ऑफ डेप्रीसिएशन को चेंज कर दो, इसकी वजह से दो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। गड़बड़ हो जाएंगी बोले तो चेंज हो जाएगी क्या? या तो मशीनरी की वैल्यू ऊपर या नीचे चली जाएगी, फ्लक्चुएट कर जाएगी, या फिर डेप्रीसिएशन की वैल्यू ऊपर नीचे चली जाएगी। तो पहले तो उसने कहा कि अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज हो रहा है तो इसको डिस्क्लोज करो, और उसको चेंज होने की वजह से कितना अमाउंट में चेंज हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन बढ़ गया या कम हो गया, मशीनरी का अमाउंट बढ़ गया कम हो गया, ये भी डिस्क्लोज करना है। ओके, सो दीज आर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और मुबारक हो बच्चों, AS1 कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। बच्चों ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। आपके एग्जाम में इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी, नॉट 3 मार्क्स का, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो कंपलसरी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अब ये क्या है ना, कुछ बच्चे मेरे को वो चैट में कुछ अलग अलग से साइन बना के दे रहे हैं, जिससे मेरा ध्यान वहां जा रहा है, और मेरे जो तलफ्फुज है वो बिखर जा रहे हैं, मेरे ना सेंटेंस गलत हो जा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। प्लीज इंक्रीज द साइज ऑफ पेंसिल। बेटा जो लिखा है उसको देख, पेंसिल के साइज से क्या लेना। ठीक है, now we are doing AS2. AS2 is valuation of inventory. तीन दिन ना, मंडे के रात से वहाँ शिफ्ट होने का है ना। नहीं, मंडे के दिन सुबह। सोहराब बेटा, हाँ। सोहराब शेख बेटा म्यूट कर लो। हाँ, यस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो बच्चों आपको पता है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते थे 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में ये पढ़ा हुआ है, वरना फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि भाई हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, किसी भी बिजनेस में दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है ओवर द फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की इन्वेंट्रीज पे। फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होती है तब आपको लगता है हाँ ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब ढेर सारा पैसा कहीं पे लगा देना। पर इन्वेंट्री में तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, तो इसको कैसे इन्वेस्टमेंट कह देते हैं? तो भैया थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन लगता तो 365 दिन है ना। सो थोड़े थोड़े पैसे को भी 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ तो जाता है। जैसे आप लोग कहते हो कि सर हम आपको डेली के, मैं खुश हो जाता हूँ। अब सोचो 365 दिन अगर आप लगातार 100 रुपए दोगे एक बच्चा, और मेरे ख्याल से 100 बच्चे शायद क्लास ले रहे होंगे, फिर तो मौज हो गई। ठीक है, सो इन्वेंट्रीज पे इन्वेस्टमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्वेंट्रीज पे 365 डेज खर्चा किया है। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये पॉइंट आप पढ़ोगे जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 करोगे मटेरियल के लिए, कैश 6 करोगे, या फिर मटेरियल पढ़ोगे कॉस्टिंग में तब। चलो इन्वेंट्री की बात करते हैं। अब ये तो सभी को पता है सर, इन्वेंट्री बोले तो रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री बोले तो फिनिश गुड्स। फिलहाल इस एक्ट ने इन तीनों को ही वैल्यू करने की बात कही है, और वैल्यू करने के लिए इसने एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया, और फॉर्मूले में बोलता है इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सो दैट मीन्स इसने आपको दो आइटम्स दे दिए बच्चों कंपेयर करने के लिए, कॉस्ट देखो, NRV देखो, और इनमें से जो भी लोअर है वही वैल्यू होगी आपकी इन्वेंट्री की। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इसका। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता एक्सक्यूज है, मी सर, यस सर एनआरवी मींस?
हाँ ये मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब बताऊंगा आपको। थोड़ा सा भरोसा रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो। ओके सर। Yes. क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। हाँ, कहाँ है मेरी पेंसिल? यस यस बच्चों, एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आपको ये भी नहीं पता एनआरवी क्या होता है, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि भाई आपको मैंने कुछ टाइप के स्टॉक दे रखे हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, सॉरी डी। मैंने उनकी आपको कॉस्ट दे दी और उनकी एनआरवी दे दी। अब आप मुझे उनकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। कॉस्ट मैंने सबकी रखी 100 रुपीज की, एनआरवी इसकी रखी मैंने 120 की, इसकी रखी मैंने 90 की, इसकी रखी मैंने 100, 200 की। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि मुझे बताओ कि वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर स्टॉक ए के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट कम है 100 रुपए। यहां कहोगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 90 रुपीज। यहाँ तो दोनों 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। और यहाँ पे फिर से 100। अब मैं टोटल करता हूं तो वैल्यूएशन एज पर AS2 इज 390। के एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी नॉट 4, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो कितना इजी था ये 5 मार्क का क्वेश्चन। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू AS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बस ये लाइन लिखनी है 1 नंबर की। और ये जो ABCD के ये 100, 90, 100 बनाया, इनका एक नंबर। और ये 5 नंबर जो है ये एकदम फ्री के। तो इसको तो कोई दूसरी तीसरी का बच्चा भी कर सकता है, सेकंड थर्ड क्लास का, जिसको काउंटिंग आती हो। देखो कितना इजी। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर हम इसे एनआरवी और कॉस्ट को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, और एनआरवी क्या होता है। सो एनआरवी मींस बच्चों नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसा हो सकता है बच्चों की एक चीज मेरी जेब में पड़ी हुई है, तो मैंने उसको 100 रुपए का खरीदा हो, लेकिन मार्केट में ऐसे सिनेरियो हो गए हो या टेक्नोलॉजिकली ऐसी एडवांसमेंट हो गई हो कि अब मार्केट में वो चीज बिकेगी तो एज स्क्रैप बिकेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों कि मान लो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड पड़ा है। बीइंग अ टीचर मेरे पास ढेर सारे व्हाइट बोर्ड पड़े हैं। ये व्हाइट बोर्ड बच्चों में खरीद के रुपए का। अब मैंने देखा कि भाई मेरी इन्वेंट्री 500 रुपए की है। अब मैं अपनी बुक्स में इसे 500 रुपए का लिख रहा था, लेकिन कल को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जिसमें अब सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती है और व्हाइट बोर्ड से तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, अलग अलग टाइप की स्क्रीन आ गई हैं। तो अब ये चीज ना, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस या ड्यू टू अपग्रेडेशन या चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई मेरी स्क्रैप। स्क्रैप होने की वजह से ये जो 500 की चीज है ये मार्केट में सेल होती है 50 रुपए की। सो ये जो मार्केट में जब सेल होती है ना, उसी को बोलते हैं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ऐसा हो सकता है कि मैं इस 50 रुपए में किसी को कमीशन भी दूं, लाइक जिससे सेल करवाया उसे कमीशन दूं, तो 2 रुपए की कमीशन दे दी, मुझे नेट 48 मिला। सो दैट 48 इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइज का मतलब कि बदले में आपको कितना मिला, नेट मतलब आपको पता ही है। अब मैंने तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे ये पूछना था कि सर ये जो आपने स्क्रैप 50 लिखा है ये अब मतलब कि इसके एनआरवी मतलब हमने निकाली है या फिर हमने जैसे कि सर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें स्क्रैप दे रखी होती है, वो वाली स्क्रैप है। ओके कौन बोल रहा था, ये आरुषि? आरुषि रुलाएगी क्या? अरे पगली, डेप्रिसिएशन लगता है उसके बाद स्क्रैप। बेटा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है। आप इन्वेंट्रीज पढ़ रहे हो, इन्वेंट्रीज पे डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं होता। सॉरी और सर, सॉरी। इन्वेंट्री भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। डाउट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। सो स्क्रैप हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कि मैं ये ग्लास बेचता हूँ, लेकिन कल से लोगों ने पीना ही बंद कर दिया, तो इस ग्लास गिर जाएगी ना, तो स्क्रैप ही तो हो जाएगा। जब उसे कोई परचेज करने वाला नहीं होगा तब स्क्रैप में जाएगा। ठीक है। सो उसी को हमने एनआरवी कहा कि मेरे पास था तो 500 का, लेकिन मैं उसे बाहर लेके निकला तो बाहर लोगों ने कहा कि भैया हमने छोड़ दिया, हम सब अपने गमों से निकल चुके हैं बाहर। ठीक है।
ओके, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 500 लिखा और मैं खुश हो रहा हूं कि मेरे पास 500 की चीज है, लेकिन मैं मार्केट में उसे ले जाता हूं तो वो 50 रुपए की बन जाती है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का उसको रिकॉर्ड करोगे। अब आप उस कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो और एनआरवी पे भी। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ने क्या बोला हमसे? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि भैया होने वाले नुकसान को पहले ही नोट कर लो। अब अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस स्टॉक को 500 का नोट करते हो, तो फ्यूचर में आपका जो एसेट होगा वो कितने पे सेल होगा? 50 में, और आपको 450 रुपए का नुकसान रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि एनआरवी अगर 50 है तो विच एवर इज लोअर, आप 50 पे रिकॉर्ड कर दो। कल को मार्केट में लेके जाओगे 50 का ही बिकेगा और आपको कोई नुकसान नहीं रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कि भैया होने वाले नुकसान के लिए पहले ही तैयार हो जाओ, पहले ही तत्पर हो जाओ। ठीक है। ये तो हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट की बात, और यहाँ पे मैंने आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखा दिया। याद रखना बच्चों, ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, विच एवर इज लोअर। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, दैट इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डन। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, टू भी खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो गया कि मैंने डोंट टॉक लिख? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो कि मैं आपको नहीं करवा रहा। पहली बात कि ये एग्जाम में नहीं आता, और दूसरी बात बच्चों आप कॉस्टिंग पढ़ोगे। जिस बच्चे ने पढ़ी है उसको पता होगा सर, कॉस्टिंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नामक एक आइटम है, एक चैप्टर है। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो बातें इसमें लिखी हुई है वही सारी बातें आपको AS7 में पढ़नी है। सो दो बार पढ़ने की जगह जब भी आप कॉस्टिंग की क्लास होगी, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कराएंगे, वही सारी बातें आपकी यहाँ भी लिखी हुई है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं आता, क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, चलो तो AS7 पढ़ने का तो सवाल नहीं। एंड लास्ट में आ गया AS9। अब बच्चों आप मुझे रोकना नहीं, मैं कुछ कुछ बना यहाँ पे, आप मना नहीं करोगे कि सर ये आप क्यों कर रहे हो, आप नहीं रोकोगे मुझे। आई थिंक ये बना रहा था मैं, just in case make like this। ठीक है, तो ये क्यों किया होगा बच्चों मैंने? सो द रीजन बिहाइंड दिस ओम स्वास्तिक ओम, ये होता है बच्चों शुभ लाभ। एंड AS9 आपका शुभ लाभ है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और ऑलमोस्ट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकेला 6 नंबर का आता है, 6 से 10 मार्क्स का। इतनी पावरफुल है। एंड मैंने क्या बताया था? AS9। अच्छा सर पहले नाम तो बता दो। पुष्पेंद्र खुलबे। सर आपका नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ओ सॉरी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन नाम है बच्चों इसका। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एज आई टोल्ड यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कमाल की बात सुनो, CMA इंटर कंपलसरी क्वेश्चन, CMA फाइनल कंपलसरी क्वेश्चन। आपके इंटरव्यू में, कभी भी इंटरव्यू में जाओ बच्चों, AS9 का कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। साथ साथ नोट कर रहा है वो नोट करते जाना। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई, मतलब मैं इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द रीजन बिहाइंड दैट बच्चों, कि देखो कोई भी बंदा बिजनेस करता है ना, कोई भी बंदा इस दुनिया में बिजनेस करता है, वो पैसा कमाने के लिए करता है। पैसा कमाने के लिए जो वो अर्न करता है वो तो प्रॉफिट होता है जो कमाया, लेकिन जो उसे मिलता है वो होती है उसकी इनकम। फिर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो मेरे प्रॉफिट हो गया। तो कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो इनकम के लिए कर रहा है, कि भैया मेरे पास पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। सो इस पैसे को कब आप मान लोगे कि आपकी इनकम है? क्योंकि क्रेडिट सेल में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि भाई जरूरी नहीं है
कि आप किसी को गुड्स पहुंचाओ या किसी को पूरी की पूरी सर्विस दे दो, लाइक क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट सेल में तो ऐसा हुआ कि बंदे ने पैसे ही नहीं दिए मुझे, मैंने तो गुड्स दे दिए लेकिन मैंने उसको पूरा अपना सेल्स रिकॉग्नाइज कर लिया। सिमिलरली आपने टीचिंग फील्ड में देखा होगा बच्चों, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां आपसे फीस एडवांस ली जाती है, क्योंकि सर्विस देना स्टार्ट कर दिया तो हम मान लेते हैं कि हमारी इनकम अक्रू हो गई है। ठीक है, कुछ बच्चे कभी नहीं देते तो कभी कुछ हो जाता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन सामने वाली पार्टी अपनी इनकम मान लेती है। अब यही सारा का मतलब रोना इसी बात का है कि भाई हम कब माने कि हमारी इनकम हो चुकी है। सो व्हेन शुड अ बिजनेस शुड रिकॉग्नाइज द इनकम, मतलब व्हेन इनकम रिकॉग्नाइज्ड, कब हम मान ले कि भाई आपकी रिकॉग्नाइज हुई है। तो बच्चों इसके लिए ना पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारे इनकम सोर्स से है। सो अगर मैं बिजनेस की इनकम की बात करूं तो बहुत सारी नहीं होती इनकम, मेन तो एक ही इनकम होती है जो होती है उसकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ऑलमोस्ट 90 या 99% होती है, वो होती है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। इसी को हम ऑपरेशनल इनकम भी कहते हैं। ऑपरेशनल इनकम, इसी को हम डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं, कि भाई जिस हूं उस गुड्स को बना के बेचता हूं तो बेचने के पास मेरे पास जो भी आया उसको हमने क्या बोला, वो है हमारी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों, मान लो भारती आपकी वीडियो ऑन हो गई है। मान लो बच्चों कि ये पेन है, इस पेन को मैं बना के बेचता हूं, तो इस पेन को सेल करके मेरे पास जो भी आता है उसी को मैं बोलता हूं मेरा बिजनेस ऑपरेशन क्या है, इस पेन को बनाना और इस पेन को बेचना। पेन ले ले, पेन ले ले, पेन ले ले, रस्ते का माल सस्ते में, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, कंपनी का प्रचार, कस्टमर का फायदा। ठीक है, रुकिए, सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ ये टैबलेट भी फ्री। ठीक, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो पहली इनकम है। इसके अलावा बच्चों जो दूसरी इनकम होती है वो होती है हमारे पास रेंटल इनकम। सुना होगा आपने, रेंटल इनकम होती है। एंड इसके अलावा एक इंटरेस्ट इनकम भी होती है। याद रखो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना ही आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए काफी है। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास रॉयल्टीज। रॉयल्टी तो बच्चों बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ये एक चैप्टर है हमारा। एंड इसके अलावा होती है डिविडेंड इनकम। ठीक है, आई एम रेडी टू बाय। बेटा 10 रुपए तो मैंने ऐसे ही बोला था, लाख तो मैं बोलना भूल ही गया था। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, अब कौन खरीदता है? भाई हम भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, मौका देखते ही चौका मारते हैं। ठीक है, यस बच्चों। यस बच्चों, तो अब सबसे पहले आपको देखना है, रिवर्स से शुरू करता हूं कि डिविडेंड इनकम को कब मान सकते हो। आप याद रखना बच्चों, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मीन्स जब एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स पे पैसे लगाता है। आपको पता है शेयर्स पे होने वाली इनकम को हम डिविडेंड बोलते हैं। सो ये कौन सी इनकम होती है बच्चों, शेयर पे। याद रखना डिविडेंड इनकम उसको होगी जिसने किसी के शेयर पे इन्वेस्ट किया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, मैंने आईआरसीटीसी के शेयर खरीद लिए, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो वो मेरी डिविडेंड इनकम होगी। सवाल ये होता है कि मैं डिविडेंड इनकम को कब मान लूंगा कि ये मेरी इनकम है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, अपनी डिविडेंड इनकम मान सकते हो। क्यों और कैसे? कंपनीज एक्ट पढ़ोगे बच्चों। सो कॉर्पोरेट एक्ट जब आप पढ़ोगे, कॉर्पोरेट एक्ट में आप ये पढ़ोगे कि जब भी एक कंपनी अपना डिविडेंड है तो आने वाले कुछ दिनों में उसे कंपल्सरीली पे करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ढेर सारी पेनल्टीज लगती हैं। सो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो देगी देगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया आज चल रहा है 28 मार्च, कंपनी ने आज डिविडेंड दिया और डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए कहा कि भाई हम 1 मई को डिविडेंड पे करेंगे। अब 1 मई
को डिविडेंड पे होगा, मेरी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कब होगा? 31 मार्च। तो इस 31 मार्च को मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इनकम दिखेगी जिसका नाम होगा डिविडेंड रिसीवेबल। ठीक है, सो मतलब अक्रूड इनकम हो जाएगी, एसेट भी बन जाएगा। सो डिविडेंड रिसीवेबल बोल के मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरी इनकम है। इवन रिसीव कब होगी? रिसीव होगी 1 मई को, लेकिन मैं कब दिखा दूंगा? 31 मार्च, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम मानूंगा जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये अनक्लेम्ड डिविडेंड बेटा, क्यों क्यों बेटा? मैं आपको खीर खिला रहा हूं, आप रायता फैला रहे हो, क्या फायदा है इसका? और वैसे ही फेस टू फेस नहीं, आई नो ढेर सारे डाउट्स आएंगे जो क्लियर नहीं हो सकते। जिसको जो डाउट हो ऑडियो बना के इस नंबर पे भेज देना, ठीक है? ये मेरा नंबर है। चलो रॉयल्टी की बात करते हैं हम। अब रॉयल्टी की इनकम हम किस तरीके से मानते हैं, तो ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में डिपेंड करता है। अब टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है बच्चों? ये तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक बच्चा मेरे को याद से कहेगा कि सर आपने AS9 में हमें रॉयल्टी वाला हिस्सा नहीं पढ़ाया था, तो अब पढ़ाओ। आपकी ड्यूटी आप लोग मुझे याद दिलाओगे। और रेंट और इंटरेस्ट का तो बच्चों ऐसा है कि अगर आपने एक चीज किसी को यूज करने के लिए दे रखी है या अपना पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो आप देख लेते हो कि पीरियड बेसिस पे जितना भी पीरियड के लिए आपने उधारी दिया हुआ है उतने पीरियड पे आप प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भैया आपने 1 जुलाई 2010 को मुझे एक लोन दिया, आपने लोन दिया है, आपने लोन प्रोवाइड किया है, लोन प्रोवाइड किया आपने मुझे कितना? 9% लोन। और फिर मैं कहता हूं कि बताओ आपके लिए 2010-11 में कितनी रेंटल इनकम या कितनी इंटरेस्ट इनकम बनी होगी? तो आप कैसे निकालते थे? रिकॉग्नाइज करते थे ना, जब क्वेश्चन साइलेंट होता था। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इंटरेस्ट लो, लेकिन आप कहते थे कि सर अगर ड्यूरिंग द ईयर किया है तो इनकम उसी साल की होगी। तो जब हम इनकम रिकॉग्नाइज करते थे तो हम क्या कहते थे? अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज कि भैया जितने पीरियड के लिए आपने लोन दिया उतने पीरियड का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। सो दैट मीन्स इस केस में हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ठीक है, सो रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट टू पीरियड। नेक्स्ट आइटम एंड सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब याद रखना है बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ोगे लॉ में। जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे लॉ में तो वहां पे आप ये चीज देखोगे कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब समझते हो बच्चों? जब भी किसी चीज का आपको विश्वास है, भरोसा है कि भाई ये तो होगा, दैट मीन्स वो चीज सर्टेन है। तो कहता है वेन एवर देयर इज सर्टेनिटी ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों की अगर सर्टेनिटी है ना, तो हमेशा आप उस चीज को अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पहली, पर्सन टू हुम सेल इज मेड, दैट मीन्स बायर, आपको ये पता है कि बायर कौन है। दूसरा, कितने का आपने सामान बेचा है। एंड तीसरा, कि सामने वाली पार्टी आपको पैसा देगी। अगर इन तीनों चीजों की आपको सर्टेनिटी, आपको पता है बायर कौन है, कितने रुपए की चीज बेची है और आपको पैसा मिल जाएगा, तब आप एज सेल उसे या फिर एज इनकम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों। जहां पे आपको ये पता है ना कि कलेक्शन हो जाएगी, तो वहां पे आप उस चीज को इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अभी मैं आपको ढेर सारे केस क्लॉज देता हूँ इसके। पहले कुछ एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक ठेला लेके जा रहा हूँ और ठेले में कह रहा हूँ आलू ले लो, आलू ले लो। आप लोग आए, आपने किसी ने 1 किलो आलू लिया, किसी ने 2 किलो आलू लिया, और मैं जानता भी हूँ कि भैया ये तो रिधिमा ने खरीदा है, ये आरुषि ने खरीदा, ये अनुराग ने खरीदा, या ICI दिल्ली ने खरीदा। इन लोगों ने जब ये सामान लिया तो मुझे पता है कि भैया हु इज द बायर, आई नो हु इज द बायर, ऑफ कोर्स आई नो। अमाउंट ऑफ सेल, भाई जिसको 1 किलो किया उसको 10 रुपए, जिसको 2 किलो किया उसको 20 रुपए। और कलेक्शन, भाई सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सबके सब लोग पैसे दे देंगे।
तो इवन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पैसे ना दिए हों बट मैं उसको अपनी सेल रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा केस, आलू ले लो, आलू ले लो। तो आरुषि कहती है सर आलू कैसे दिए? मैंने कहा जो पड़े हैं वैसे ही दिए। अच्छा खैर सॉरी गलत हो गया ये। उसने कहा आलू कैसे दिए? आलू 10 से 30 रुपए के बीच में दे रहा हूं। तो 10 से 30 रुपए के बीच में बच्चों अमाउंट फिक्स नहीं है, याद रखना। कभी भी कोई दुकान वाला, कोई भी सेल कहता है कि भाई मैं आपको जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसका प्राइस एक रेंज में है। ठीक है, सो अगर एक रेंज में उसका प्राइस होगा ना बच्चों, तो कभी भी उसका एक्चुअल सेल प्राइस आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि ये पेन 100 से 500 रुपए का है, तो इस पेन को मैं दे भी दूंगा, स्टिल उसे सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो पहला बात कर ली कि हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं फिर से आ रहा था बच्चों, ले लो, आलू ले लो। अब यही सीएमए इंटर के बच्चों की क्लास हुई थी, लोधी रोड से बाहर निकले, अचानक से पूरा झुंड आया और एकदम से मेरी ठेले पे आके मेरा सारा का सामान आलू उठा लिया और भाग गए। सोचो जब आप सब लोग आलू लेके भाग गए, क्या मुझे पता है एक्चुअल कौन कितने लेके भागा? क्या मुझे बायर का पता है? मुझे नहीं पता बायर का कितना है। आप लोग एक तरीके से डकैती करके गए हो, तो क्या वहां पे सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन होगा? क्या पैसे वापस मिलेंगे? जिस तरीके से चोरी होती है, डकैती होती है, वहां सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन होता है? नहीं होता। तो क्या उस चीज को सेल ट्रीट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये तीनों चीजें बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया मेरे पास AS9 का कॉन्सेप्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट, कुछ केस लॉज हैं जो AS9 से रिलेटेड है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज महिमा, आवाज ऑन हो गई। यस, सो दैट केस इज महिमा स्पीड। महिमा, कृपया अपनी महिमा दिखाएं और आवाज बंद कर दी जाए। यस ठीक है बच्चों, तो हाँ अब सही है। तो आपको बच्चों केस लॉज जो मिलेंगे उसमें घूम फिर के यही बात बोली जाएगी कि कलेक्शन जो है ना वो नहीं हो पा रही। तो अगर कलेक्शन ही नहीं हो पा रही है तो किसी भी केस में आप उसे अपनी इनकम मान ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यही एक केस है बच्चों जो 3 बार रिपीट है ना आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों मेरा एक मेरी दुकान है, मेरी दुकान में ऐसा एक प्रोडक्ट बिकता है जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट जिसके प्राइस को रेगुलेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट किस चीज के प्राइस को रेगुलेट करती है? मान लो कि सफल डेयरी है, सफल डेयरी में मैं कुछ सब्जी बेच रहा हूँ, वो घूम फिर के फिर देखो आलू ही बेचने पे आ गया मैं। आलू से तो अपना नाता ऐसा है ना। ठीक है, खैर जो भी हो, चलो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 10 रुपए किलो आलू बेचो। अब आप सब लोग, बस बेटा रिपीट करने की जरूरत नहीं, केस सुनते जाओ। मेरी सफल डेयरी है और गवर्नमेंट ने कहा है 10 रुपए किलो आलू बेचो। तो मैं आपको, जनवरी चल रहा था आलू बेचे, फरवरी चल रहा था, आप सारे के सारे बच्चे मेरे से ही आलू ले जाते हो, मार्च चल रहा था आलू ले जाते हैं। अब मार्च के एंड पे गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब से आलू 12 रुपए किलो हो गए। मैं कहता हूं ठीक है सर, मैं आज से 12 रुपए किलो भेजूंगा, बेचूंगा, सेल करूंगा। पर गवर्नमेंट कहती है कि ये हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 12 रुपए कर रहे हैं, मतलब पुराने समय से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, या फिर जो पुरानी सेल करी है वो भी 12 रुपए के हिसाब से है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं तो कहता हूं सर आपने तो बोल दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 12 रुपए हो गए हैं, लेकिन क्या मेरे पास जो कस्टमर जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरे से परचेज करके ले गया था 10 रुपए की, और मैं आज उससे कहता हूं कि सर वो जो आपने पिछले हफ्ते या पिछले महीनों में मेरे से 10 किलो माल खरीदा है ना, उन सब पे 2 रुपए और मेरे को आज पे करो। क्या कोई भी कस्टमर आके आपको बताएगा कि भाई हम आपसे उस दिन ले गए थे, ये उस दिन के 2 रुपए, फिर उस दिन और ले गए थे, ये उस दिन के 2 रुपए? तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कंपनी खुद ही प्राइस चेंज कर देती है या गवर्नमेंट खुद ही प्राइस चेंज करती है, तो बीइंग अ सेलर क्या आप उन सारे के सारे प्राइसेस को रिकवर कर सकते हो जो गवर्नमेंट ने बढ़ाए होंगे? क्या उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हो? आंसर इज नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी कस्टमर की ना ही तो लिस्ट बना रखी है, ना ही उनके साथ सेल्फी ले रखी है अमाउंट के साथ कि ये देखो मेरे 5 किलो आलू, और कस्टमर के साथ सेल्फी। सो ये तो इसीलिए यहाँ पे
सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। कोई कस्टमर आके आपको नहीं बोलेगा कि भैया हम इतना सारा माल लेके गए थे आपसे। ये तो हुआ बच्चों फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर दी है सर्विस की एंड सर्विस अभी तक नहीं ली है, तो जिस दिन वो सर्विस लेने आएगा मैं उस दिन पैसे उससे कलेक्ट कर सकता हूं। इसका एग्जांपल है बच्चों इंडियन रेलवेज। मैंने इंडियन रेलवेज का 26 जनवरी को टिकट बुक किया था एंड मेरी जो जर्नी थी वो थी 15th ऑफ मार्च को। सो 26 जैन को मैंने 700 पे किए थे, जिसमें फिर 2-3% कुछ बढ़ गया था। सो जिस दिन मैं जर्नी पे था उस दिन टिकट कलेक्टर मेरे पास आया और उसने कहा कि सर आपको 53 रुपीज और देने पड़ेंगे ड्यू टू चेंज इन जो भी प्राइसिंग पॉलिसी है उसमें चेंज हुआ है। तो मैंने वो दे दिए। सो रेलवेज वालों के पास सर्टेनिटी होती है, लेकिन सर्टेनिटी भी सिर्फ तब होगी जब वो व्यक्ति जो जर्नी कर रहा है वो अपनी जर्नी को करे। अगर सोचो मैंने टिकट बुक करवाई थी और मैं गया ही नहीं, लाइक मैंने जर्नी की ही नहीं, तो मैं जाके तो पैसे दूंगा नहीं। तो इंडियन रेलवेज के केस में ऐसा हो सकता है, मतलब नॉट इंडियन रेलवेज अगर सर्विस के लिए पहले से ही पेमेंट कर दी थी, उसके बाद प्राइस बढ़े हैं, तो जब वो सर्विस लेने आएगा तब आप उससे बोल सकते हो कि भैया प्राइस बढ़ गए हैं दे दो। लेकिन हम लोग इंडियन है, अगर हमसे कोई ऐसा कहेगा कि सर वो जो आपने दिया था ना एडवांस अब प्राइस बढ़ चुके हैं, हम तो इंडियन है भाई, हम तो लड़ने पे आ जाएंगे भाई, हम तो नहीं दे रहे। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले इतना कहा था अब इतना होता है। फिर आपको पता है हम थोड़े इगोस्टिक हो जाते हैं कि भैया जब पैसा देने की बारी आती है तब तो बहुत इगोस्टिक हो जाते हैं। फिर हम कमिटमेंट की बात करते हैं। जीवन में कहीं कमिटमेंट की हो या ना हो, पर कम पैसे देने की बात आए फिर हम कमिटमेंट पे अटक जाते हैं कि भैया कमिटमेंट वाली बात थी, आप तो अपने वर्ड से मुकर रहे हो। चाहे खुद रोज मुकरते रहे हो हम कि भैया जल्दी से उठूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाई करनी है, सिलेबस फिनिश करना है, ये खुद से वादे किए थे। इन वादों पे तो चाहे जितना भी पिछड़ जाओ, लेकिन किसी को 10 रुपए देने की बात कही थी और वो 12 मांग ले, तो आप अपनी कमिटमेंट से हिल रहे हो। बी सलमान खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया ना, उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। ठीक है, तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 का। नाउ लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। AS10 के बारे में भी बच्चों आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। AS10 में आपको क्या पढ़ना है? AS10 में आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ पढ़ना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट मेरे से कहे कि सर नहीं हम तो नहीं मानेंगे, आपको तो करवाना पड़ेगा सर, प्लीज सर करवा दो फिक्स्ड एसेट वाला पूरा। तो मैं कहता हूँ ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करो जिसका मन कर रहा है, जिसके पेट में दर्द है और उसे फिक्स्ड एसेट का क्वेश्चन करना है। सो द क्वेश्चन इज, मान लो 1 जनवरी 2010 को किसी ने एक मशीनरी पर 1 अक्टूबर 2010 को उसने एक और मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2012 को उसने M1 को सेल कर दिया में। डेप्रिसिएशन अगर 15% रिटर्न डाउन वैल्यू है, सो मशीनरी अकाउंट। अगर मैं ये कहता हूं, आई थिंक सारे बच्चे ये कर लेंगे कि भाई ये है क्या क्वेश्चन, तो भाई मशीनरी अकाउंट ही बना तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई एसेट तो नहीं बनवाएगा आपसे, कोई अकाउंट नहीं बनवाएगा, लेकिन एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसपे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आपका हर बार आता है। दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। एंड ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि expense incurred on an asset, किसी भी एसेट पे अगर कोई एक्सपेंस इनकर किया है बिफोर द यूज ऑफ एसेट, बिफोर द यूज ऑफ एसेट, उस एसेट के इस्तेमाल से पहले अगर उस एसेट पे आपने कोई भी खर्चा किया है, सच expenses should be added to the cost of asset। अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर से बोलता हूं मैंने क्या लिखा। मैंने कहा कि भाई किसी भी एसेट को यूज कर, एसेट की यहां जब बात हो रही है तो ऑफ कोर्स बच्चों फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, करंट एसेट मत
करंट एसेट और हम डेटर को यूज करेंगे। भाई डेटर तो कोई पर्सन होगा, उसको जाके यूज करोगे, लोग कहेंगे आप लोगों का इस्तेमाल करते हो, गलत बात। ठीक है, तो हम कौन से एसेट को यूज करने की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स को बच्चों जब भी हम यूज करने से पहले उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उस एक्सपेंस को हम फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, एंड इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली कोई भी आप खर्चा कर रहे हो तो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है तो पीएनएल में जाएगा। लेकिन पीएनएल में डालने की जगह अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट में उसको ऐड कर दिया, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि किसी एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेने की जगह आपने उस एक्सपेंस को कहां ले लिया? पीएनएल में नहीं लिया, उस एक्सपेंस को आपने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया, और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ऐड है तो वो कहां चला गया? बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट में जो भी आइटम जाते हैं उनको कैपिटल आइटम या कैपिटलाइज्ड आइटम बोला जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल बच्चों, आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, 10,000 की। फिर उस मशीनरी को आप लेके आए तो उस मशीनरी को लाने पे आपने फ्रेट पे किया 200 रुपए का। फिर उस मशीन को आपने इंस्टॉल किया 300 रुपए का। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मशीनरी की कॉस्ट बताओ, तो क्या मशीनरी की कॉस्ट 10,000 होगी या मशीनरी की कॉस्ट 10,500 होगी? बोलो बच्चों, क्या होगी मशीनरी की कॉस्ट? यस, 10,500। क्यों? क्योंकि वो खर्चे, आपको पता है फ्रेट तो एक एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस हुआ किस वजह से? मशीनरी को लाने के लिए। इंस्टॉलेशन है तो एक एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइप एक एक्सपेंस है, लेकिन हुआ क्यों? वो जो नई मशीन लाए थे उसको लगाने के लिए। एंड एक बार मशीन इंस्टॉल होगी, उसका यूज होना शुरू हो जाएगा। यूज होने के बाद उस पे होने वाले खर्चे या तो डेप्रिसिएशन होगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, जो पीएनएल में डाला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी खर्चे होंगे वो बिफोर यूज ऑफ एसेट वो कैपिटलाइज कर दिए जाएंगे एंड एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश होता है। एक नया टॉपिक बच्चों, नया टॉपिक ये है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ना आपको दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स की बात करेगा। अब बच्चों ये सॉफ्टवेयर इंटरनली कैसे होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। वो सिर्फ ये कहता है कि भाई दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर बोले तो वो सॉफ्टवेयर जो पहले से ही बने हुए आ रहे हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं रेडीमेड। नेक्स्ट, अच्छा मैं यहां पढ़ा रहा हूं बच्चों की अपनी चिट चैट दूसरी तरफ, मतलब कितने ज्यादा क्या कहते हैं उसे, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं कि ऑन द स्पॉट पढ़ना भी है, कंप्यूटर पे भी देखना है, और उसके बाद टाइपिंग भी करनी है। कुछ बच्चे तो शायद फोन पे ही पढ़ रहे होंगे, मतलब सही टैलेंट है बच्चों इसमें। शायद आपकी पढ़ाई का थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट इट इज अ टैलेंट। आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एंड अपने मैनेजमेंट स्किल्स पे ही जीवन भर काम करते रहो, और अपना जो कहते हैं ना टाइम, अपने टाइम पे काम करते रहो, अपने टाइम को प्रॉपरली यूज करो। पढ़ाई हमेशा सेकेंडरी होती है, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों वो है पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी कहाँ से बनती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट जब आपको आती है, आपको अच्छे से बात करना आता है, आपको अपना समय यूज करना आता है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होती है। सो यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, जिसका एक हिस्सा आपकी एजुकेशन एंड पढ़ाई भी होती है। खैर, सो एक होते हैं बच्चों प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, एंड दूसरे होते हैं हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अरे पुष्पा, जरा म्यूट तो कर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बस एडवांटेज डिसएडवांटेज करना है आपको इन सॉफ्टवेयर्स का, जो कि एग्जाम में आएगा। सो लेट अस डिस्कस कि क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकती है।
सो बच्चों सॉफ्टवेयर को छोड़ो, मैं आपको कपड़ों की बात करता हूँ। कपड़ों की बात आ गई तो लड़कियां तो पहले ही खुश हो जाएगी, ओ माय गॉड कपड़े, वाह। ठीक है, जितने भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं, स्पेशली सरोजिनी नगर मार्केट, सो एक तो बच्चों रेडीमेड कपड़े होते हैं और एक होते हैं टेलर मेड कपड़े। क्या डिफरेंस होता है रेडीमेड एंड टेलर मेड में? रेडीमेड आपको पता है स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से हमेशा आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी सस्ती होती है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वेयर एज अगर टेलर मेड की बात करें तो ये एकदम स्पेसिफिक बनते हैं, एज पर मेजर्स, जैसा आप बनवाना चाहोगे वैसा ही बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, पहले मैं भी आम इंसान की तरह था बच्चों, और मुझे भी पहले मार्केट से ना ये जो रेडीमेड कपड़े आते हैं वो खरीद के मैं पहन लेता था, लेकिन अब मैं रेडीमेड कपड़े नहीं पहन पाता, मुझे टेलर मेड कपड़ों की जरूरत है। मेरे पास पैसा बहुत आ गया तो मैं आई एम अ पुअर मैन। लेकिन अब क्या होता है ना कि चेस्ट तक तो कपड़ा आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है पेट, और जो पेट होता है ना वहां से सारी गड़बड़े हो जाती है। सो लाइक पहले इंसान का ये साइज होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोफेशनल बनोगे ना तो ये साइज होने लग जाता है इंसान का। तो इसीलिए पेट होने की वजह से अब अपने को स्टैंडर्ड कपड़े नहीं आते हैं। तो ये आपको पता होगा बच्चों कि अगर मैं टेलर के पास जाऊंगा तो भाई कपड़ा भी मैं ही दूंगा, दैट मीन्स माल भी मैं ही दूंगा, स्पेसिफिकेशन भी मैं ही दूंगा कि भैया किस तरीके से बनवाना है। तो जो भी कपड़ा बनेगा वो एकदम फिट बनेगा मेरे लिए, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट। ओके, यस, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बनेगा एंड परफेक्ट बनेगा। तो इसको बनाने में बच्चों टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। रेडीमेड तो आप मार्केट गए डायरेक्ट उठा लिया, लेकिन यहाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्या पैसा भी ज्यादा लगेगा? ऑफ कोर्स। टेलर बोलेगा सर आप ही का तो काम कर रहा हूं मैं 2 दिन से, चाहे बना उसने 1 घंटे में ही दी हो, लेकिन बोलेगा 2 दिन से। यही होता है बच्चों, हमारा कोई क्लाइंट कहता है कि सर हमारा काम हो गया, तो हम कहते हैं बस सर आप ही के काम में लगे हुए हैं। काम उसका होता 15-20 मिनट का है। जब आप खुद प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो आप देखोगे किसी भी क्लाइंट का काम, अगर ऑडिट वॉडिट नहीं है, छोटा मोटा कोई रिटर्न फाइल करनी है, तो आप जब धीरे धीरे चैंप बनोगे, मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं एक रिटर्न विटर्न फाइल करने में। लेकिन हम बोलते हैं सर बस लगे पड़े हैं, इतने टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं ना, मतलब काफी सारी गड़बड़ है, ताकि क्लाइंट को लगे कि भाई हाँ कि हमारे लिए काम हो रहा है। फिर थोड़ी सी फीस बढ़ा दो, वो मान जाते हैं। तो टेलर भी यही कहता है, लाइक टेलर के हम क्लाइंट हो गए तो टेलर कहता है सर आप ही का काम कर रहा हूँ और मैं तो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा सर आप ऐसे साइज के कैसे हो गए आप अजीब से। तो कॉस्टली। यही सारी सेम टू सेम चीजें बच्चों सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो कुछ ना सैप होते हैं या फिर ईआरपीज होते हैं। अब ईआरपीस कुछ तो ऐसे होते हैं लाइक ERP9, वो रेडीमेड में आ जाता है, जिसको हम टेली बोलते हैं ना, टेली ERP9 आपने सुना होगा। सो टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना बच्चों जिसको कोई भी बिजनेस अपने अकाउंटिंग पर्पसेस से यूज कर सकता है। लेकिन टेली सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस से यूज हो सकता है? अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टॉक के लिए काम करे, एक चाहिए जो मेरे ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए काम करे, जिससे मैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ काम करूं, एक हो जो मेरे IT से रिलेटेड काम करे, तो क्या मैं ERP में ये काम कर सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट। सो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपको मिल तो जाएगा, इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा, कम दामों पे अवेलेबल होगा, इसको यूज करना भी इजी होगा। लेकिन अगर आपको अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, IT के लिए, कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनवाने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपरली टीम चाहिए होती है, जो टीम समय लेके आपसे स्पेसिफिकेशन पूछेगी कि भैया आप क्या चाहते हो सॉफ्टवेयर में, एंड फिर आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी। सॉफ्टवेयर को बनाना भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एंड बनाने के साथ साथ कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होगा। टाइम तो लगेगा ही, याद रखना जहाँ टाइम ज्यादा लगता है वहां पैसा अपने आप ज्यादा लगने लग जाता है। उसके बाद टैली पे तो बच्चों आप सिर्फ 15 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको टैली अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन जो ERPs या सैप या सॉफ्टवेयर जो अलग से बनाए जाते हैं, उनके लिए सिर्फ 2 से 3 महीने की जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया ये ट्रेनिंग करो, इसके बाद आप एक्सपर्ट बनोगे। सोचो 2-3 महीने की ट्रेनिंग, और टैली सिर्फ 15। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडमली इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकता है। सो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ आपको समझाना था और लिंक करना था किसी चीज के साथ। नाउ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप करोगे बच्चों, ये आपका
5 to 7 मार्क्स का चैप्टर फिनिश हो गया। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिया जो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स से ऊपर का था। तो आज के दिन ऑलमोस्ट आपने 15 से लेके 20 मार्क्स तक की एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली। हमारी अब मुलाकात शायद मंडे को, फ्राइडे, यस मंडे को हमारी मुलाकात होगी। सारे बच्चे, अच्छे बच्चे अच्छे से नोट्स बनाएंगे एंड पूरे का पूरा इसको पढ़ के रखेंगे। जितना मैंने करवाया बच्चों सिर्फ उतना कर लो, सब्जेक्ट टू कंडीशन। AS9, सिर्फ और सिर्फ AS9। देखो पढ़ा तो बहुत कुछ है हमने, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक होमवर्क मिल रहा है। AS9 से रिलेटेड जितनी भी समझ आ जाए अच्छी बात, ना समझ आए तो मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है। नंबर पे कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, मतलब बातें मत लिखना। बातें लिखने की जगह वट एवर योर डाउट इज उसको ऑडियो में भेज देना, ठीक है। 9 से दिस इज द नंबर। तो अब आज की क्लास का यही समापन करते हैं। आई थिंक 8 ही। मैं क्योंकि किसी से पूछता हूँ किसी को कोई डाउट है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे एकदम से कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो मैं नहीं पूछता। आपका आने वाला दिन और बीतने वाला दिन शुभ हो, आशा करता हूँ। हैव अ गुड डे बच्चों एंड बाय बाय। मंडे को मिलते हैं, तब तक इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो, नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय देन।